सबसे पहले तो मैं इस जींद की पावन और पवित्र भूमि पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप सबको पता है कि पूरी देश और दुनिया के अंदर इस जाट समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान और संघर्ष की गाथा के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर के इस बिरादरी के महापुरुषों ने त्याग, तपस्या और समर्पण का, बलिदान का बड़ा गौरवशाली इतिहास रच रखा है। समाज के बड़े मौजूद और बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं। आप सबकी रहनुमाई के अंदर इस समाज ने बहुत प्रगति देखी है। मेरे जैसे नौजवान युवाओं ने इस समाज को बहुत बुलंदियों पे जाते हुए देखा है। इतिहास में इसकी गौरव गाथाएं पढ़ी है। मैं भी राजस्थान के सुदूर ग्रामीण अंचल से निकल करके मेरे जैसे नौजवान युवाओं की तरह सपने लेते हुए राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए आया था। वो समय 2007 का था। बहुत सपने थे दिल के अंदर। अभी मेरे छोटे भाई भवानी ने बहुत सारी चर्चाएं करी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी समाज के बारे में, वर्तमान और इतिहास की परिस्थितियों का जिक्र किया है। साथियों, कमोबेश उन्हीं हालातों से मैं भी गुजरते हुए, उन्हीं पीड़ाओं को जीतते हुए आपके बीच में पहुंचा हूं। मैंने छात्र राजनीति से जीवन की शुरुआत करी। दिल में पीड़ा थी किस बिरादरी को वर्तमान परिस्थितियों से किस रूप से बाहर निकाला जाए। मेरे कौम का इतना गौरवशाली अतीत रहा है। वर्तमान की चकाचौंध में मेरे समाज के युवा साथी इस रूप में गिर चुके हैं कि साथियों, इतना घनघोर अंधकार हमारे सामने है जिसकी कल्पना मेरे इतिहास के महापुरुषों ने जीवन में कभी नहीं करी होगी। वर्तमान में जितने भी राजनीतिक और सामाजिक लोग इस समाज के रूप में काम करते हैं, कभी जीवन में उन्होंने भी बैठ करके अपने घर पे इस बात पे चिंतन और मनन नहीं किया होगा कि हमारा भविष्य किस ओर अंधकार के रूप में जा रहा है। उन हालातों से जूझते हुए मैं राजस्थान प्रदेश में 2008 में जब छात्रावास में रहता था, मेरे दिल में भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि IAS बनूं, IPS बनूं, किसी कंपनी का डायरेक्टर, CEO बनूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन करके पूरे देश और दुनिया की युवा तरुणाई को मैं रोजगार देने का काम करूं। लेकिन साथियों, जैसे जैसे समय गुजरा, वक्त बदला, समय की नजाकत को समझने का प्रयास किया, मेरे सामने चुनौतियां दिन दुगनी रात चौगुनी की तरह आगे बढ़ती चली गई। जिस शिक्षा के मंदिर में मैं पढ़ करके निकला, आप सब लोग पढ़ करके निकले हैं, उस शिक्षा के मंदिर में मेरे कौम के इतिहास में भेदभाव होता है। मेरे कौम के इतिहास के महापुरुषों को वहां जयंती और पुण्यतिथियां नहीं मनाई जाती। मैं हर मंच पर जाता हूं, प्रयास करता हूं कि कौम की पीड़ाओं से समाज के नौजवान युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को वाकिफ कराने का प्रयास करूं। और वो इसलिए करता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जिन कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां उन शिक्षा के मंदिर में नहीं मनाई जाएगी, तो 36 कौम के युवा साथी आपके इतिहास के बारे में कैसे पढ़ेंगे। जिस सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं, जिस 35 बनाम 1 की बात इस आधुनिक युग में हो रही है, और जिस जातिवाद की बात आज के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठ करके राजनीतिक लोग चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ और पीड़ा होती है कि मेरे समाज की युवा तरुणाई, मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग आज भी वर्तमान परिस्थितियों उन वाक्यों से वाकिफ नहीं है। आप सब लोग को पता है कि इस कौम का इतिहास कितना गौरवशाली अतीत रहा है। चाहे महाराजा सूरजमल हो, महारानी किशोरी हो, महाराजा जवाहर सिंह हो, वीर तेजाजी महाराज हो, चाहे चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल हो, दीनबंधु रहबर आजम सर छोटूराम हो, बाबा टिके तो चौधरी देवीलाल हो, शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को इसलिए चूम लिया कि इस देश धर्म की रक्षा के लिए, इस गरीबी की बेड़े से बाहर निकाल करके इस आजादी को दिलाने का काम करूं। आज हर युवा साथी चाहता है कि मैं भगत सिंह तो बन जाऊं। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा भगत सिंह बने,
लेकिन वो चाहते हैं मेरा बेटा नहीं किसी पड़ोसी का बेटा बन जाए। 23 साल की उम्र में मेरा बेटा फांसी के फंदे पे नहीं चूमेगा। साथियों, इस सोच और शंका से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि जब तक हम भगत सिंह बनकर के चौधरी चरण सिंह चौधरी देवलाल और सर छोटूराम बनने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके पश्चिमों पे चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप मान करके बैठ जाना कि इस बिरादरी का भविष्य आने वाले समय में और ज्यादा गर्त में जाने वाला है। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कालांतर में जैसे जैसे सदियां गुजरती चली गई, आपका इतिहास के साथ में खिलवाड़ होते रहे। साथियों, किस रूप में आपको लूटा गया, किस रूप में आपको तोड़ा गया। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, हर मंच पे जाता हूँ, उन पीड़ाओं को देखता हूँ। बड़ी तकलीफ होती है कि कोई भी वक्ता जाट समाज का मंच पर आता है, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण देता है, वक्ता अपना वक्तव्य रखता है और एक घोषणा करता है कि हमारे इतिहास के साथ में खिलवाड़ हुआ, जाट समाज के इतिहास को इतिहास में जगह नहीं मिली। साथियों, इतिहास में आपको जगह नहीं मिली, इतिहास में आपके साथ में खिलवाड़ हुआ। लेकिन आधुनिक युग में जाट के पास एजुकेशन आ चुकी है, बिजनेस व्यापार आ चुका है, साधन संपन्न आप हो चुके हो। आजादी का 75 साल आप मना रहे हो, लेकिन आज भी इस आधुनिक युग में भी जाट के दिल में वो पीड़ाएं नहीं है कि हम कलम उठा करके इतिहास लिखने का प्रयास करें। बिजनेस के रूप में हमने भारत हासिल कर लिए, किसी जाट के बेटे के हाथ पकड़ करके उसको बिजनेसमैन बनाए, किसी के जाट के बेटे का हाथ पकड़ करके हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस भेज करके उसको विद्वान बनाए। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा भाई, मेरे परिवार का कोई साथी, मेरे गांव का कोई साथी, मेरे प्रदेश का कोई साथी, मेरा हमर कोई साथी, मेरे विपक्ष खेमे का कोई साथी मजबूत हो जाएगा तो मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगी। हम चाहते हैं कि उसका बेटा गरीब रहे, कमजोर रहे, दबला कुचला रहे। साथ ही सोच से बाहर निकल के हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं 5 साल पहले गुजरात में गया था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने जाट संसद का गुजरात में गए किया। जब गुजराती जाट भाइयों के साथ में मैं घूमा फिरा, 4 महीने उनके बीच में रहा, मैं उनकी सोच विचार देख करके दंग था। साथियों, वो लोग गांव में 15-20 युवा साथी इकट्ठे होते हैं, 5-5, 10-10 लाख इकट्ठे करते हैं, एक साथी को इकट्ठा पैसा करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी भेजते हैं और ये संकल्प देकर के भेजते हैं कि आज को हमने आपको सबने सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके बाहर भेज रहे हैं। आप वहां जाकर के जब बिजनेस, व्यापार, एजुकेशन में आपने जब आप महारत हासिल कर लो, आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि दोबारा अपने किसी गांव के भाई का हाथ पकड़ करके वहां बुलाना। और वो ऐसा सिलसिला उन लोगों ने लगाया कि पूरे गुजरात के जितने भी भाई हैं, आज दुनिया के किसी भी शहर में आप चले जाना, हर गुजराती बिजनेस के रूप में महारत हासिल करके बैठा है। हम लोग ईर्ष्या बस उनको देखते हैं। साथियों, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि किस रूप में जाट के बेटों को इस आधुनिक युग में जरूरत है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, आपके हरियाणा प्रदेश के अंदर मैंने जाट आरक्षण का वो मंजर देखा है कि हमारे नौजवान युवाओं की लाशें बिछी थी, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को उछाला जा रहा था। पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी कि जाट लूटे रहे हैं, किसी का घर लूट लेते हैं, किसी को पीट देते हैं, मार देते हैं, किसी की प्लॉट पे कब्जा कर लेते हैं, किसी का बिजनेस व्यापार छीन लेते हैं। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा प्रदेश की जाट सरदारी को कि आपने उस षड्यंत्र को बेनकाब करने का काम किया। और जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मेरे पास भी आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों का फोन आया। बहुत से लोग हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि आपने आरक्षण के समय जाटों के साथ आप साथ नहीं खड़े थे। साथियों, मेरी 19 से 20 साल की उम्र थी, मैं राजस्थान कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। 250-300 युवा साथियों को इकट्ठा करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण का जो आंदोलन था,
उसके समर्थन में आपके बेटों ने, आपके भाई ने राजस्थान कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना देकर के आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। बहुत से लोग कहते हैं, आपके बीच में भी आते हैं कि राजस्थान का एक चौरा है, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में घूमता रहता है या क्षेत्रवाद की बात करने का प्रयास करते हैं, आपस में बांटने का प्रयास करते हैं, गोत्रवाद की बात करते हैं। साथियों, हम लोगों को इस आधुनिक युग में इस क्षेत्रवाद से बाहर निकल करके हमको सोचना पड़ेगा कि पूरी दुनिया का जाट एक मंच पर बैठे, एक जाजम पर बैठे अपने हक अधिकार की बात एक सुर और ताल में करने का प्रयास करें, तब जाकर के हम कई प्रथम सिद्धि की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। इसी सोच के साथ के हमने प्रयास किया 2010 में जो संगठन, जो नायाब गुलदस्ता पूरी दुनिया में सज करके आज जाट समाज, उस गुलदस्ते को 2010 में आपके बेटे, आपके भाई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाने का प्रयास किया। और आज इस मंच पर तमाम हरियाणा प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान के जितने भी भाई आपके बीच में आए हैं, आप सब लोगों के बीच में ऐसा नायाब गुलदस्ता बना दिया जिसमें पूरी दुनिया नाज नहीं घमंड करती है। इसके कार्यक्रमों के करने का, इसके अधिवेशनों की शुरुआत हुई जहाँ कोई लोग कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली के विज्ञान भवन, जहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के पूरी दुनिया को संबोधित करता है। आपके बेटे ने 13 मई 2018 को दिल्ली का विज्ञान भवन बुक करा करके इस जाट सरदारी को वहां पर बिठा दिया और तमाम जितने भी राजनीतिक लोग थे, सब लोगों को एक मंच, एक जाजम पर बिठा करके इस बात का संदेश दिया कि जब भी जाट संकट में होगा, मुसीबत में होगा, गांव गलियों से निकल करके हर जाट का बेटा उस जाट समाज को, उस इंटरनेशनल जाट संसद को मजबूत करने के लिए एक मंच पर आकर के उस सामाजिक भाईचारे की बात करेगा। वो सिलसिला, वो कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में जाट संसद का फिर से अधिवेशन हुआ। आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, मेरे छोटे भाई डॉक्टर नवीन पालसी, जो अभी पूरे देश के संयोजक है, सुरेश रोई, जेलदार, मनोज चेल, तमाम साथी इस कार्यक्रम में थे। दुनिया के 130 देशों के जाट राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2022 में आपके बेटे ने खड़े कर दिया। उसके बाद में कर्नाटक प्रदेश में, साउथ इंडिया में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जाट संसद का अधिवेशन हुआ। 15 से 20 हजार जाट बेंगलुरु में इकट्ठे कर दिए। गुजरात, अहमदाबाद में 2023 में कर दिए। आपने पंचकुला, चंडीगढ़ का कार्यक्रम जो आप सब लोगों ने देखा, अभी नेम साहब चर्चा कर रहे थे, अकेले सोनीपत से 20 बस लेकर के नेम साहब वहां पहुंचे। 20,000 की संख्या में चंडीगढ़ में कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह की भूमि पर जब 1 अक्टूबर 2023 को कार्यक्रम हुआ, 35 से 40 हजार जाट आपके बेटे ने उत्तर प्रदेश में इकट्ठे कर दिए। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कर दिए, लंदन में कर दिए, दुबई में कर दिए। साथियों, पूरी दुनिया में आज जाट संसद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रामावतार पलसानिया और जितने भी जाट संसद के कोई पदाधिकारी है, कहीं भी खड़े होकर के अपना परिचय दे, आपको सम्मान के रूप में देखा जाएगा, आपके गले में फूल मालाएं डालेंगे। आपके भाई ने और इन सब तमाम साथियों ने मिलकर के एक नायाब गुलदस्ता खड़ा कर दिया, लेकिन इतना बड़ा काम कर दिया। अब तो इस मिशन की जो प्रथम सिद्धि है उसको क्रॉस किया है, पूरी दुनिया में पहचान बनाई, संगठन खड़ा किया, एक नेटवर्क तैयार कर दिया। क्या मैं मेरे एमपी सांसद और विधायक तो नहीं है, लेकिन कोई जाट का बेटा रात के 12 बजे भी हमें फोन करके कहे कि पलसानिया जी, मेरे बेटी को कहीं जरूरत है, तो आपका बेटा बिना एमएलए, एमपी, सांसद, मुख्यमंत्री बने हुए दुनिया के किसी भी कोने में फोन करता है तो आपके भाई के बेटे का फोन उठाया जाता है और उन बेटे बेटियों को मदद मिलती है। ये आपके भाई ने ऐसा प्रयास आपके बीच में खड़ा कर दिया। अभी एक बेटा उत्तर प्रदेश का 10 दिन पहले मेरे पास फोन आया, ब्रजेंद्र मलिक जी है, बहुत अच्छे हमारे साथियों का फोन है, पलसानिया जी, मेरा बेटा लंदन जा रहा है, वहां हमारा कोई परिचय नहीं है, आप किसी को फोन कर दो,
मेरे बेटे के रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। साथियों, भी 3 या 4 महीने पहले मैं खुद लंदन गया था। 17 दिन में लंदन में रह करके आया। कभी किसी के घर पे चाय, किसी के कॉफी, किसी के साथ ब्रेकफास्ट। 17 दिन में भी मैं तमाम भाइयों से नहीं मिल पाया। पूरे दिन 10-10 15-15 मीटिंगें करता था, फिर भी मैं नहीं मिल पाया। आपके बेटे, आपके भाई ने जब लंदन में उस साथी को भेजा, और कोई भी साथी अगर लंदन, अमेरिका, कहीं भी विदेश में जाता है, 10 से 15 दिन का खर्चा मात्र 8 से 10 लाख रुपए रहने खाने के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा संगठन आपके बीच में तैयार हो गया कि उस बेटे का 1 रुपया नहीं लगा, और उस बेटे का नहीं, तमाम ऐसे बेटे बेटियां हैं, या अगर लिस्ट लेकर के उनका नाम गिनाने चलूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी। कि आपके तमाम इन बेटे भाइयों ने, जाट संसद के साथियों ने पूरी दुनिया में इतना बड़ा काम करके बैठे हैं जो एमएलए, एमपी, सांसद, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि इनका स्वार्थ है, ये इसलिए घूम रहे फिर रहे कि इनको नेता बनना है, मंत्री बनना है। साथियों, आप तमाम पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हो। एक विधायक और सांसद बनने में 5 साल का समय होता है। 5 साल में सुबह से शाम वो अपनी विधानसभा में घूमे। 2 से 2.5 से 3 लाख एक विधानसभा में वोट होते हैं। आज से 15 साल पहले मैं भी राजस्थान में कोई विधानसभा पकड़ करके सुबह से शाम किसी के सुख में, किसी के दुख में, किसी की शादी में, किसी के ब्याह में, किसी की मौत कहकर जाता, तो आज तीसरी बार एमएलए बनकर के आपके बीच में खड़ा होता। लेकिन मेरे दिल में एमएलए की सांसद और विधायक बनने की पीड़ा नहीं थी। मेरे दिल में पीड़ा यह थी कि तमाम जाट सरदारी के जो सपने चौधरी चरण सिंह चौधरी देवलाल और सर छोटूराम ने सजोए थे कि देश की राजधानी सम्मान के रूप में देखना चाहिए, जो सपने टूट चुके हैं उन सपनों को सजोने का काम कर रहा हूँ। उन सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए ये संगठन तैयार किया है। और 1 साल में अगर मैं वो चुनाव हार जाता तो दूसरी बार लड़ता, तो हो सकता है दोबारा भी विधायक बन जाता। 2.5 से 3 लाख वोटों को मेरे फेवर में करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपका बेटा चंडीगढ़ में 20,000 आदमी इकट्ठे कर सकता है, मेरठ में 25 से 30 हजार जाटों को इकट्ठा कर सकता है, गुजरात में, कर्नाटक में, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में, लंदन में जाकर के इतना बड़ा नेटवर्क कर सकता है, तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। लेकिन साथियों, आज के लोगों की सोच हो गई है कि सामाजिक संगठन के जो नेता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनकी हम इज्जत नहीं करते। हमारे बीच में अभी कोई एमएलए की सांसद आ जाए तो सारे कैमरा निकाल करके उसके पीछे सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ये साथियों, मैं आज से 10 साल पहले राजस्थान में रामदास अग्रवाल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। उन्होंने इसे में मिलने गए। राजस्थान में जब जाट समाज को केंद्र में आरक्षण मिला, उसमें मुख्य भूमिका उनकी थी। रामदास अग्रवाल जी की बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। मैं उनसे चर्चा करने चला गया कि जी आप हमें ये बताओ, राजस्थान में जाटों को आरक्षण कैसे मिला, हरियाणा, यूपी में भी जाट संघर्ष की परिस्थितियों में है, तो मैं कुछ सीखने के लिए, कुछ चीजें पता चले, इसलिए उनके बीच में चला गया। उन्होंने कहा, पलसानिया जी, हमारी वैश्य समाज की हमने महासभा बना रखी है। वो वैश्य समाज के पूरे ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी थे। उस टाइम वो सांसद नहीं बने थे। कि आज मैं जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, वैसे समाज के अध्यक्ष के रूप में मेरी बिरादरी के लोग फूल माला लेकर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं। और आज जाट समाज का कोई अध्यक्ष आपके बगल से निकले तो लोग गालियां देते हैं। हमने हमारी सभाओं की, समितियों की, महासभाओं की, हमारे सामाजिक संगठनों की इज्जत हमने खुद ने गिरा दी है। और इसलिए गिरा दी कि हम जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ करके हम राजनीतिक पार्टियों के लिए फतवे जारी करते हैं कि जाट सभा का समर्थन इस बार कांग्रेस को, इस बार बीजेपी को, इस बार सपा को, इस बार बसपा को, इस बार आरएलडी को, इस बार आईएनएलडी को। इसलिए हमारे कौम के नेताओं की, हमारे सामाजिक संगठनों की इज्जत कम हो गई है। हमारा काम है, जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमें राजनीति से विपरीत हट के समाज की बात करनी चाहिए, समाज के हक अधिकार की बात करनी चाहिए। आप अपने घर में जाकर के आप किसी भी विचारधारा के साथ में जुड़ करके काम करो, लेकिन जिस दिन जाट के बेटे को, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे बसपा, सपा, किसी भी पार्टी में हो, उस जाट के बेटे के पीठ के पीछे जाकर के खड़े हो जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल का दौर आपके बीच में फिर नहीं आ जाए। जब चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग
नेता थे। हमें इतिहास में तुलनात्मक रूप से इतिहास को पढ़ना चाहिए कि क्या हमारी कमियां रही, क्या हमारी खामियां रही। उससे हमें भविष्य में अच्छा काम करने का जुनून मिलता है, जोश मिलता है। अलग अलग विचार, अलग अलग पार्टी, लेकिन जिस दिन चौधरी चरण सिंह को चौधरी देवीलाल की जरूरत महसूस हुई, आप बोट क्लब की रैली उठा करके देख लेना, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया था और किस व्यक्ति ने उस रैली को सफल किया, वो आपके प्रदेश का बेटा, देश का उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने आह्वान किया कि मैं मेरे बड़े भाई का जन्मदिन मनाऊंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि हम दोनों भाई एक मंच पर इकट्ठे होकर के किस तरीके से पूरी दुनिया की सियासत को नजीर बना सकते हैं। और साथियों, जिस दिन चौधरी देवीलाल को जरूरत महसूस हुई, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहने के बावजूद पर्दे के पीछे रह करके आपके बेटे की मदद कर दी। हम इस आधुनिक युग में हम किसी दूसरे भाई को, अलग पार्टी के भाई को जरूरत महसूस हो तो सोच के साथ हम क्यों काम नहीं कर सकते। आज के समय में हम घर से निकलते हैं, मैं बीजेपी का जाट, में कांग्रेस का जाट, में सपा का जाट, हम कुत्तों की तरह गांव देहात में लड़ते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस विचारधारा से बाहर निकल करके हम जाट बढ़ करके चले, अपने भाई के कंधे मजबूत करें। और साथियों, इसीलिए आज आपके बीच में संगठन बढ़ाया है। पूरी दुनिया में ये कहते घूमते फिर रहे हैं कि भाई अपनी हैसियत को, अपनी इज्जत को बचा लो, वरना आने वाला समय और बहुत खराब है। आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कितने बुरे हालात इस जाट समाज के हो सकते हैं, और वो आप सब अपनी आंखों से देख रहे हो। 35 बनाम का नारा आपके बीच में दिया जाता है, जातिवाद के आरोप आपके ऊपर लगते हैं, आपके प्लॉटों पे कब्जे करने के आरोप आपके बेटे बेटियों पे लगते हैं। और हिंदुस्तान की, नॉर्थ इंडिया की कोई सी भी जेल उठा करके देख लेना, अगर उस जेल में जो कैदी है, सबसे ज्यादा कैदी आपकी बिरादरी के बेटे जेलों में बैठे हैं। आपस में भाई का भाई खून कर रहा है, भाई को भाई की टांग खिंचाई कर रहा है। और साथियों, हम फक्र के साथ में कॉलर ऊंची करके घूमते फिरते हैं कि हम जाट हैं। हम जाट तो है, लेकिन किसी दबले कुचले गरीब शोषित की मदद करें, किसी नाथ बच्चे की मदद करें और फिर अपने आप को जाट कहलाने का अधिकार रखें, तब आप पर पूरी दुनिया नाज नहीं घमंड करेगी। 1947 में देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ हर 36 कौम आपसे प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। आपके डंडे और झंडे के नीचे हर 36 कौम के लोग आकर के बैठते थे, आपके नेतृत्व को नतमस्तक करते थे, आपके नेतृत्व को स्वीकार कर रखा था। धीरे धीरे वक्त बदला, आपसे नफरत करती है। मैं गलती उन लोगों की नहीं मानता, मैं लोगों की कमी हमारे सामाजिक नेताओं, हमारे कौम के नेताओं की और अपने आप की मानता हूँ, जितने भी तमाम जाट सरदारी के लोगों की मानता हूँ कि कुछ तो 75 साल में हम लोगों ने ऐसा व्यवहार किया होगा, ऐसी कोई नफरत के बीज बोए होंगे, ऐसी कोई भाषा हम लोगों ने बोली होगी कि धीरे 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 वो लोग हमसे दूर हो गए। जो आपसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, वो आपसे कैसे दूर हो सकते हैं। जिन लोगों से 1947 में जो लोग नफरत करते थे, आज वो 35 कौम उनसे प्यार करने लगी, जिनसे प्यार करते थे उनसे नफरत करने लगी। आपको सोचना पड़ेगा, जब शाम की संध्या को आप घर चले जाओ, एक बार जरूर अपने इतिहास का आकलन करना, सोचना समझना कि ऐसे हालात क्यों बन गए। ये हालात इसलिए बन गए साथियों कि अपने निजी स्वार्थ के अंदर हम डूब के रहने लगे, छोटी सोच में काम करने लगे। साथियों, आप तो उस बिरादरी से आते हो कि आपके बेटे ने, हरियाणा प्रदेश के बेटे ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दिया। चौधरी देवीलाल को पूरे देश के सांसदों ने एक सुर और ताल में इकट्ठा होकर के देश का प्रधानमंत्री की पगड़ी सिर पर रख दी थी। लेकिन मुझे नाज नहीं, घमंड होता है मेरे बिरादरी के उस महापुरुष पे कि उसने खड़े होकर के बोला कि चौधरी देवीलाल तो ताऊ रहना पसंद करता है, ये प्रधानमंत्री की पगड़ी वीपी सिंह को सौंपता है। आपको नाज नहीं, घमंड होना चाहिए आपके बेटों के ऊपर। इतनी बड़ी नजीर उस समय आपके बेटे ने पेश कर दी और अपने 5 प्रधान एमएलए के लिए लड़ते फिरते रहते हैं। साथियों, आपको फिर से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके इस बिरादरी के अंदर संकट काल आ चुका है। एजुकेशन व्यापार आपका बिखरा हुआ है, हम एक दूसरे के रूप में बुराइयां करते फिरते हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि 15 साल हो गए गांव गांव गली गली में भटकते हुए, मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि राजनीतिक पद प्रतिष्ठाओं से बाहर निकल करके आप अपने बिरादरी के बेटे बेटियों को
जिस भाई ने संकल्प नहीं लिया, आज संकल्प लेकर के जाए, जो ले चुके हैं उस संकल्प को आगे बढ़ाए कि आने वाले समय में आप अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ, जमीन जायदाद घर बेचना पड़े तो बेच देना, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको एजुकेशन दिलवाओ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भेजो। जो व्यक्ति अपने गांव से, अपने देहात से, अपने परिवार से, अपने प्रदेश से जो जितना दूर चला गया उसने उतनी ज्यादा प्रगति हासिल करी है। ये बात चौधरी देवीलाल ने, चौधरी चरण सिंह ने, छोटूराम ने हमारे बीच में कह करके गए थे। और आप भी अपने बीच में ये उदाहरण महसूस करना कि जिस बेटे ने गांव से निकल करके जो बाहर चला गया उसमें और जो गांव में रह रहा उसमें फर्क महसूस कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने संस्कार बदलो, अपने परिवार को उस सीढ़ी पे ला करके तो खड़ा कर दो जहां पर मान सम्मान के रूप में आपको देखा जाए। आज भी हिंदुस्तान की 75% जनता गांव गरीबी से जूझ रही है और 80% जाट के बेटे गांव गरीबी से गांव में जूझ रहे हैं। उनको हम सब लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवलाल भी इसी मिट्टी में पैदा हुए, सर छोटूराम भी इस मिट्टी में पैदा हुए, साथ ही इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारी बिरादरी में पैदा हो गए और 75 साल में हम लोगों को भूल गए। एक उदाहरण आपके बीच में रखता हूं कि हर व्यक्ति अपने बेटे बेटी, अपने परिवार के प्रति उन चीजों को सोच के बैठता है। जब चौधरी छोटूराम जी के पास में तमाम हरियाणा और अखंड पंजाब उस टाइम एक हुआ करता था, आज का पंजाब और पहले वाला पंजाब हरियाणा पंजाब में आया करता था। सारे जाट सरदारी 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर के छोटूराम जी के पास गए और कहा कि चौधरी साहब, आप हमारी कौम के बिरादरी के बड़े नेता हो, आपके कोई वारिस नहीं है, आपके बेटा नहीं, आपकी सियासत को वारिस को कौन आगे लेकर के जाएगा? हम चाहते हैं आप दूसरी शादी कर ले, आपके एक बच्चा हो जाएगा। सर छोटूराम ने सारी चौधरी समाज के बीच में इकट्ठा होकर के कहा कि पलवल से लेकर के पेशावर तक, रोहतक से लेकर के रावलपिंडी तक, जितने भी तमाम किसान के खेत में जो जाट के बेटे काम करते हैं वो सारे मेरे बेटे हैं। मैं इस सोच के साथ में काम नहीं करता। आपके कौन के नेताओं की कितनी बड़ी सोच है, हम धीरे 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 उस इतिहास को भूल गए साथियों। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें आधुनिक युग में, आधुनिक युग के हिसाब से चीजों को बदलना पड़ेगा। समय और वक्त की नजाकत को समझते हैं, वक्त के साथ में कदम ताल करनी पड़ेगी। अभी बहुत से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वर्तमान स्थितियों का आकलन किया कि देश की राजनीति में जहां मेरे जैसे नौजवान युवाओं का, इस जाट समाज का 36 कौम का भविष्य देश की कैबिनेट में बैठ करके लिखा जाता हो, उस देश की कैबिनेट में एक भी जाट का बेटा कैबिनेट मंत्री नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य जाट समाज का कुछ हो नहीं सकता। है कोई कैबिनेट मंत्री देश की सरकार में? 2014 से पहले आप इतिहास उठा करके देखना, 5-5, 6-6 कैबिनेट मंत्री देश की सरकार में हुआ करते थे, 4-4, 5-5 गवर्नर हुआ करते थे, 1-1, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपकी राजनीति उस चौराहे पे आकर के खड़ी हो गई है। कभी बीजेपी फुटबॉल मारती है, कभी कांग्रेस फुटबॉल मारती है। मैं किसी पार्टी का वफादार नहीं हूँ, मैं तो जाट समाज की वस्तु स्थिति से, वर्तमान परिस्थितियों से आकलन कराने आपके बीच में आयो कि आपको समझना पड़ेगा, ना आपकी वफादार बीजेपी है, ना आपकी कांग्रेस है, ना कोई और पार्टी है। जहाँ जाट के बेटे एकजुटता है बेचारा होगा, वहां जाट की ताकत एक मंच पर दिखेगी। आप लोगों को वो ताकत फिर से पैदा करनी पड़ेगी और वो ताकत कोई राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। वो हम जैसे सामाजिक लोग हैं, आप जैसे भाई सामाजिक संगठनों से जुड़ रहे हैं, ये सारे भाई मिलकर के हम प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में हम नजीर पेश कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और सर छोटूराम ऊपर बैठ करके जब देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि हमने किस हालातों में, किस मजबूती के साथ इस बिरादरी को छोड़ करके आए थे और आज ये बिरादरी किस रूप में जाकर के चौराहे पे खड़ी होगी। साथियों, इस आधुनिक युग में आप अपने बेटे बेटियों को सबसे पहली जरूरत है एजुकेशन की। जब जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस देश के अंदर एजुकेशन चलेगी और जिस गांव में, जिस परिवार में एजुकेशन, ये दोनों का फर्क देखना आपको दिन और रात की तरह नजर आएंगे। आप अपने बेटे बेटियों को एजुकेशन दो और जिस गांव में एजुकेशन चलेगी, जिस परिवार में चलेगी, उसके 10 साल बाद में उस घर में, उस परिवार में बिजनेस ने एंट्री करेगा कि एजुकेशन के 10 से 15 साल बाद में वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है, परिवार में सोच और संपत्ति आ जाती है, वो बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं।
और जितने भी लोग आप हरियाणा में देखना, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में देखना, जो आज बिजनेसमैन बनकर जाट के बेटे बने हैं, उनके परिवारों में कितने साल पहले एजुकेशन आ चुकी थी। 100 साल पहले किसी के, 50 साल पहले किसी के, 20 साल पहले एजुकेशन आई, तब जाकर के आज वो बिजनेस के रूप में अपना अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप भी अपने बेटे बेटियों को उस तरफ आगे बढ़ाने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री को गौतम अडानी, मुकेश अंबानी में खुशबू नहीं आती साथियों। देश के प्रधानमंत्री को इस बात का पता है कि पूरी दुनिया की खूब दौलत उनकी कंपनियों, उनके बैंकों में रखी हुई है, इसलिए पूरे देश का प्रधानमंत्री भी जब चाहे, जब अडानी अंबानी उनके घर पे बुला लेते हैं। आपके बेटों के पास भी जिस दिन बिजनेस और व्यापार आपके पास आ जाएगा, तो आपके इलाके एमएलए एमपी चंदा लेने के लिए उनके घरों के बाहर बैठे मिलेंगे। इस सोच के साथ आप भी काम करो। और मेरा तो यही निवेदन है कि साथियों, राघव तारपन सानिया, डॉक्टर नवीन बाल सिंह, सुरेश सिरोही, मनोज चहल, संदीप चहल और तमाम जितने भी जाट संसद के पदाधिकारी सभागार में बैठे हैं, ये अकेले उनकी ड्यूटी नहीं है। हर जाट के बेटे के दिल में जब तक पीड़ा नहीं जगेगी, जब तक जागृति आगे नहीं बढ़ेगी, आप सब लोगों को चौधरी चरण सिंह चौधरी, देवीलाल सर चोटुराम और भगत सिंह बन करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। बहुत सी इधर उधर की बातें आपके बीच में आएंगी, इधर उधर की बकवास लोग करेंगे, वो लोग होते हैं वो आपको विषय से विषांतर करते हैं, आपको ट्रैक से उतारने का प्रयास करते हैं। तो बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अपनी वर्तमान परिस्थितियों को समझो और वर्तमान परिस्थितियों को आकलन करके भविष्य की बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। और भविष्य की बुनियाद तब मजबूत होगी जब आप आधुनिक युग में आधुनिक फैसले लेंगे, आधुनिक युग में आधुनिक सोच के साथ में काम करेंगे। और साथियों, दूसरी सबसे बड़ी चीज है, किस बिरादरी में पूरी दुनिया में आप घूम चुके हो, किस सबकी उम्र लगभग जिम्मेदारी की उम्र है। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा जाट समाज का कोई संगठन नहीं है जिसने संगठनात्मक रूप से कोई काम किया हो। जिस दूसरी स्टेप की हम बात कर रहे हैं, अब ये बात है कि हम संगठनात्मक रूप से समाज को मजबूत करें। हर प्रदेश में, अभी हरियाणा प्रदेश में अपने 90 लोगों की कार्यकारिणी बनाई, सारे के सारे 90 के 90 लोग ऐसे मजबूत लोग हैं। कोई जिले में मजबूत है, कोई प्रदेश में मजबूत है, कोई हल्के में मजबूत है, किसी के एमएलए एमपी से भी ज्यादा हैसियत है जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। उन सारे बेंच तोड़ सीधे हो गए बस 10 मिनट, तो सारों की हैसियत है। और अभी संगठनात्मक रूप से धीरे धीरे प्रदेश की बॉडियां बन चुकी है, अब हम जिले की बॉडियां तैयार करेंगे। और जो जिले के हमारे अध्यक्ष होंगे, फिर ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, आने वाले 5 से 6 महीनों में 2,500 से 3,000 पदाधिकारी जाट संसद के पूरे हिंदुस्तान में होंगे। आप कहीं भी किसी भी संगठन का इतिहास उठा के देख लेना, वर्तमान जितनी भी महासभाएं हैं उनको देख लेना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक प्रदेश अध्यक्ष का और 2-4 महासचिव का नाम पूरी दुनिया में पिछले 50 साल से सुनते आ रहे हो। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है, उसी परिपाटी पे आपके बेटों ने संगठन तैयार कर दिया है। आपके जिले का अध्यक्ष, हल्के का अध्यक्ष, हर विधानसभा में 200 से 250 लोगों की टीम आने वाले 7-6 महीनों में तैयार कर देंगे। और 1 साल बाद में जब इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का हर कार्यकर्ता कहीं भी मुसीबत में, कहीं भी संकट में कोई जाट समाज का बेटा खड़ा होगा, आप सोच सकते हो कि कितने बड़ी संख्या में तादाद में उसकी पीठ के पीछे कितने नौजवान साथी जाके खड़े हो सकते हैं। अभी एक भाई था, या मैं किसी की बुराई और भलाई नहीं करता, अगर किसी के अंदर अच्छी चीज है, चाहे वो हमारा दुश्मन भी हो, तो उसे अच्छी चीज को सीखना चाहिए। एक संगठन है, वर्तमान समय में उसकी तूती पूरी दुनिया में बोल रही है, उसका नाम है आरएसएस। साथियों, मैं उससे की जो अच्छी बात है आपके बीच में रखना चाहता हूं। 100-150 साल पहले उसने एक संगठन बनाया। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव गली चौराया नहीं छोड़ा जहां उसके पदाधिकारी नहीं है, और चुपचाप बिना पद प्रतिष्ठा के गांव देहात में काम कर रहे हैं। ना उसको मंच की जरूरत है, अपनी पार्टी को जिताते हैं और चुपचाप पता ही नहीं चलता कब घर में जाकर के बैठ जाते हैं। आपकी बिरादरी के लोगों ने कभी सोचा कि हम भी ऐसा संगठन बनाए कि हम उसकी बुराई तो करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई से परिकल्पना लेकर के हम भी हमारी बिरादरी का ऐसा संगठन बना दें कि हमारी बिरादरी के लिए भी उसी तरीके पर काम करें कि किसी भी जाट के बेटे को, किसी विधायक सांसद को जरूरत हो तो हम भी उसी रूप में काम करें।
लेकिन साथियों, अच्छाई सीखो, बुराई को छोड़ दो। और हमें भी मजबूती के साथ में इस संगठन को पूरे गांव देहात तक लेकर के जाएंगे। और जिस दिन आपका संगठन मजबूत हो जाएगा, एक बेहतरीन टीम प्रदेश में, जिले में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तैयार हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा। आने वाले आपके बच्चों का भविष्य हम सुनहरा कर सकते हैं। लेकिन साथियों, पीड़ाओं के साथ में जीना पड़ेगा, नई सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। अपनी बुलंदियों को, इतिहास की नजाकत को समझते हुए भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए इतिहास हमें ताकत देता है। और ताकत देने के बाद में हम आपसी भाईचारे से आगे बढ़ने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप सभी से निवेदन है, जितने भी जाट संसद के जो नए पदाधिकारी हैं, जो नए बनने वाले हैं, और जो किसी न किसी रूप में हमारे से जुड़े हुए हैं, और जो सामाजिक रूप से यहाँ लोग बैठे हैं, साथियों, मेरा निवेदन है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कई चीजों पे कटाक्ष किया। साथियों, हमें दूसरी समाज पे, दूसरी पार्टियों पे, दूसरे लोगों पे कटाक्ष करना बंद करना पड़ेगा। उनकी बुराइयों को भूल करके हमें जो अच्छी चीजें हैं वो परचेज करो। किसी भी जाट के बेटे को दुनिया के किसी भी कोने में उसके मुंह के सामने अगर कोई माइक लगा दे, कोई उसको मंच कहीं मिल जाए, तो वह खड़ा होकर के इस रूप में अपना वक्तव्य देने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी दुनिया में 36 कौम का भाई उसके भाषण को सुने तो खड़ा होकर के कहे कि जाट के बेटे ने हमारा दिल जीत लिया, जाट के बेटे ने हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया। हमें 36 कौम को तोड़ने की बात नहीं, उसके भाईचारे की बात करनी चाहिए साथियों, वरना हालात बहुत खराब है। आप सब लोग उनसे वाकिफ हो। हमने बहुत नुकसान पहले इतिहास में कर चुके हैं। आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल और जवाब करेगी। हम मंच पर खड़े होकर के चौधरी चरण सिंह चौधरी, देवीलाल संत छोटूराम, महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी देवी चौधरी, देवीलाल बाबा के तमाम महापुरुषों के नाम लेते हैं। नाजनी हमें घमंड होता है कि उन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा काम किया। हमारी आने वाली पीढ़ियां से पूछेगी कि पलसानिया जी, तमाम जाट नेताओं, आपने जाट समाज के लिए क्या किया? उस दिन हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। हम उनको संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने भी जाटों के लिए काम। वक्त की नजाकत को समझते हुए अभी भी बहुत कुछ देर नहीं हुई है। हम जहां भी जैसा भी मौका मिले, जिन परिस्थितियों में हम काम करते हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से ही समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। उन परिस्थितियों में 36 कौम के भाईचारे की बात करें। बहुत से लोग, लुभावने लोग आपके बीच में आते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। उनकी बातों में नहीं आकर के आप अपनी बात रखने का प्रयास करो, और बात ऐसी रखो कि सबका दिल जीतने वाली बात हो। दूसरी सभी साथियों से निवेदन है कि एक मंच की गरिमा होती है, एक मंच का प्रोटोकॉल होता है, और जो भी संगठन बनता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ संविधान में उसकी रीति नीतियां होती है। हर व्यक्ति, मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 15 साल में मुझे ऐसे भाई मिले, ऐसे परिवार मिले, जहां पर रात के 12 बजे भी गया तो पूरा मान सम्मान मिला, दिन के 12 बजे भी गया तो पूरा मान सम्मान मिला। मैं एमएलए एमपी सांसद नहीं हूं, लेकिन साथियों पूरी दुनिया में घूमता हूं। एक एमएलए को अपने प्रदेश में माला, उसकी विधानसभा में माला डलती है। एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को उसके प्रदेश में मालाएं, फूल गले में उसके मालाएं डलती है। और कोई केंद्र का मंत्री हो तो उसको हिंदुस्तान में माला इसके गले में डलती है। लेकिन आपका बेटा सौभाग्यशाली है, आपके प्यार स्नेह से दुनिया के किसी भी कोने में जाता है तो इस बिरादरी प्यार स्नेह मोहब्बत से उसके गले में फूल मालाएं डालती है, पूरी इज्जत बख्शती है, पूरा मान सम्मान देती है। तो आप सोच सकते हो कि जब हम नेक नियत से काम करेंगे तो बिरादरी किस रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मेरे भाई ने बहुत से वक्ताओं को बुलाने का प्रयास किया। कोशिश करिए कि जाट संसद के जुड़े हर वक्ता का, हर भाई का इस मंच से नाम लिया जाए। जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति सभागार में आए हैं उनका किसी न किसी रूप में परिचय हो। अगर फिर भी किसी रूप में किसी का नाम छूट गया है, फिर भी किसी न किसी रूप में किसी का नाम नहीं ले पाए हैं, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। मंच माला भाषण से हम अपने आप को आकलन नहीं करें। हमें आकलन करना है कि हम समाज को इज्जत देने के लिए, समाज को मजबूती देने के लिए वहां पहुंचे थे,
हम समाज की मजबूती के लिए उस संगठन से जुड़े थे। और जितने भी पदाधिकारी, जिन भाइयों का इस लिस्ट में नाम है, सब आप हमारे दिल के भाई हो, मोतियों से महंगे हमारे नवाब हीरे। आप सब आपकी ताकत की दम के ऊपर हम इस मंच पे खड़े होकर के आपकी मजबूती की बात करते हैं। तमाम हरियाणा प्रदेश के गांव देहात से जितने भी पदाधिकारी भाई इस मंच पर आए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ में पिछले 10-15 सालों से संघर्ष के मेरे छोटे भाई, जो पूर्व हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष से बहुत शानदार जिम्मेदारी, उन्होंने 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ाई। अभी पिछले दिनों उनको राष्ट्रीय सहयोगी की भूमिका में लेकर के आए हैं। हमेशा ऊर्जावान साथी है डॉक्टर नवीन भारसी जी। मेरे बड़े भाई जो हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश सिरोही जेलदार जी, बड़े नौजवान साथी, हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। आपका भी स्वागत है। प्रदेश के संयोजक भाई भवानी सिंह कृपाला जी, हमेशा महाराजा सूरजमल की तरह पूछो का ताव दे करके हमेशा पीठ के पीछे खड़े रहते हैं। और साथियों, एक ऐसा भाई जो पिछले 5-6 महीने पहले मिला, दिल में उसके भी बहुत समाज के प्रति पीड़ा है, जज्बा है, जोश है, जुनून है। वो प्रदेश के महासचिव नियुक्त हुए। आज जितने भी अरेंजमेंट, जितनी भी व्यवस्थाएं आपके बीच में है, उस भाई ने कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का प्रयास किया है, आपको सबको इज्जत देने का प्रयास किया है। और शानदार कार्यक्रम के इस आयोजन हरियाणा के प्रदेश के महासचिव मेरे बड़े भाई संदीप चहल जी आपके बीच में है। और भाई 100 बच्चों को एजुकेशन फ्री देते हैं। किसी भाई को किसी रूप से कोई तकलीफ पीड़ित हो, किसी के बेटे बेटी पढ़ नहीं पा रहे, तो एक बार भाई से जरूर संपर्क करना, आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। और मेरे बड़े भाई मनोज चहल जी, जो झार संसद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमेशा संघर्ष की भूमिका में खड़े रहते हैं। आज इस कार्यक्रम को करने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे मेरे बड़े भाई मनोज चहल जी उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से चल करके आज हमें इज्जत देने, सम्मान देने, हमारी ताकत को और दुगनी करने के लिए बीच में पड़ाए हैं। उत्तराखंड के प्रदेश के अध्यक्ष टोनी वर्मा जी, उनके साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय वर्मा जी भी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मैं हमेशा ज्यादातर 2-4 साथियों के साथ में भी लगभग पिछले 8-10 सालों से आपके बीच में आता रहा हूँ, लेकिन इस बार पिछले 2-3 प्रोग्रामों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिस भूमि पे, जिस मिट्टी पे मैं जन्म हुआ, जिस मिट्टी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास किया, उस मिट्टी में जिन भाइयों के साथ में मैंने बचपन में स्टूडेंट यूनियन में काम किया, उन भाइयों से भी आपको मिलाऊं, उनको भी दिखाऊं कि आपके भाई ने पूरी दुनिया में किस रूप में काम करने का प्रयास किया। मेरे बड़े भाई जो हमेशा मुझे जयपुर राजस्थान में बड़ा लाड प्यार और समय देते हैं, हमेशा मेरी पीठ के पीछे खड़े होकर के मुझे मजबूती देने का काम करते हैं, एडवोकेट चौधरी बाबूलाल जी, वो आपके बीच में, मैं उनको भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे मेरे बड़े भाई मदन जी करवाल, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जयपुर में रहते हैं और बड़ा प्यार और प्यार से रखते हैं। एक मेरे भाई है, मेरे परिवार के, मंगल जी डागर, वो ऐसे भाई है कि पिछले 15 साल से भाई लगते हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, पीठ के पीछे सबसे पीछे बैठते हैं, प्रोग्राम में फोटो खिंचाते हैं 5 मंच की और व्हाट्सएप करके चुपचाप निकल जाते हैं। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है साथी, जो ये काम करता हूँ, ऐसे भाइयों की वजह से काम करता हूँ कि उन भाइयों की वजह से आपका बेटा पूरी दुनिया में घूम पा रहा है। मैं मेरे बड़े भाई मंगल जी डागर का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ में मेरे भाई कमल जी चौधरी भी पधारे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और एक भाई दिलू नाठर, वो भी हमारे बीच में बैठे, झार संसद के बहुत मजबूत साथी है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। डोल साहब, मैं बहुत तमाम साथियों को नाम से परिचित हूँ, साथियों सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, परवीन जागला और बहुत अमृत भाई नांदल, जो हम सब की जितने भी अटैची है, जो सारा पेड वर्क है, सारे काम है, वो भाई अमृत नांदल जी हमारे राष्ट्रीय सचिव है। सारा फाइनेंस, सारा गरीबी के पास हमको जितने आदेश करते हैं, जितने पैसे वो देते हैं, उतना काम कर देते हैं, ऐसे भाई अमृत नांदल जी और तमाम जितने भी साथी यहाँ पधारे, आप सबका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, आप जिस रूप में भी जहाँ भी रहो, आपके बेटे भाई की ड्यूटी लगाते रहना, आप हमें याद करते रहना, आपके बीच में आकर के आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, आपको आपकी इज्जत को कभी कम नहीं होने देंगे। और साथियों, एक निवेदन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि साथियों,
एक भाई गौरव मलिक जो जाटो का अड्डा है, मेरा बहुत प्यारा और लाडला भाई है। साथियों, एक और निवेदन है, जिन साथियों का नाम नहीं ले पाए, जिन साथियों का परिचय नहीं हो पाया, मेरे सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, रोज जाट संसद के मंच कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी जिले में, कभी किसी कंट्री में सजते रहते हैं, और हम हर बार प्रयास करते हैं कि इस बार जिनको नहीं बुला पाए, जिनका रिगार्ड नहीं कर पाए, अगली बार उस कार्यक्रम का प्रयास, उनका सम्मान बढ़ाने का प्रयास करें। साथियों, मंच माला पद प्रतिष्ठाओं से दूर हट करके इस मंच और जाजक को मजबूती देने का प्रयास करें, तब जाकर के समाज या बिरादरी मजबूत होगी। तो साथियों, इन चीजों में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जो समाज के बीच में जितने भी बच्चे कार्य होते हैं, आप उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लगे। कहीं भी दुनिया में जाट संघ का मंच और जाजम सजे, उसकी शोभा बढ़ाए। और एक निमंत्रण आपके बीच में देना चाहता हूँ, मेरे भाई नवीन ने आपको बताया उसके बारे में। 12 अक्टूबर 2025 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिर से इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके बीच में 12 अक्टूबर को होगा। साथियों, उस कार्यक्रम में आपके पास में कोई व्यक्ति निमंत्रण लेके आए या नहीं लाए, इस मंच के माध्यम से मैं निमंत्रण देता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जाए कि वो कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं, वो कार्यक्रम जींद में, पानीपत में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में वो कार्यक्रम हो रहा है। इस रूप में आपको पूरे दल बल के साथ में माना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उस कार्यक्रम में आप आओगे, आपको किसी एनआरआई से मिलने का मौका मिलेगा, किसी बिजनेसमैन से मिलेगा, किसी नेता से, किसी बॉलीवुड के स्टार से मिलने का मौका मिलेगा, किसी राजस्थान के भाई से, किसी यूपी के भाई से, किसी कर्नाटक के भाई से, हो सकता है किसी का नंबर मिल जाए, और जीवन के किस मोड़ पे आपको कौन सा भाई आपके काम आ जाए। और साथियों, अंतिम बात बोल करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने 15 साल घूम के पूरी दुनिया में महसूस किया है, रिश्तों से बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती। जितने रिश्ते आप पूरी दुनिया में कमाओगे, वो सबसे बड़ी दौलत आपकी है। धन दौलत पैसा टका बहुत से लोगों के पास होते हुए देखा, लूटते हुए देखा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने संबंध कमा लिए, नेटवर्क बना लिया, उसकी ताकत को आप दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। और वो ताकत आपके भाई ने दुनिया में महसूस करिए। जितने भी नेटवर्क आपके बीच में है, मैं भी गांव देहात से निकला, मेरा बाप कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, मैं भी गांव गरीबी से निकल करके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होते हुए आज आपके बीच में खड़ा हूं। और वो ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ संबंधों की ताकत है। आपका बेटा जहां पर लाखों करोड़ों रुपए को लोग टुकरा देते हैं, एक फोन से वो काम हो जाते हैं जो एमएलए एमपी प्रधानमंत्री तक नहीं करा सकते। लेकिन साथियों, आपको भी संबंधों के लिए जीना पड़ेगा। जिस तरीके से खेत में आप फसल लगाते हो, उसको खाद बीज निराई समय समय पर करते हो, इसलिए आपसे निवेदन है, जितने भी सामाजिक संबंध है, उन संबंधों को भी समय चाहिए, उनको भी खाद बीज और पानी चाहिए। जितने भी भाई आपस में है, कभी हेलो हाय फेर फान करते रहा करो, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते रहे। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहा करो, जिससे हमारी ताकत बनी रहे। आप लोगों ने यहाँ आकर के मान और सम्मान दिया, इस जाट संसद को तमाम हमारे पदाधिकारियों का आपने जो इज्जत दी, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन की अंतिम सांस तक आपके इस मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने दूंगा। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 मिनट यह कार्यक्रम और चलेगा। मैं जो हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नवीन भारसी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जेलदार, हरियाणा के प्रदेश संयोजक भवानी सिंह करेमारा, राष्ट्रीय जो हमारे उपाध्यक्ष मनोज जैन जी और अमृत भाई नानक से निवेदन करता हूं कि वो जितने भी हमारे नए पदाधिकारी बने हैं, आप सब एक बार उनसे मिलकर के जाना, एक एक को बुला करके उनको नियुक्ति पत्र देंगे। सब भाई एक एक का नाम पुकारे जाए, सब वहां आए, अपना नियुक्ति पत्र ले, उस रखिए। साथियों, आप सोचना, आज से 15-20 साल पहले जब मैं कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता था, तो जाटों के कार्यक्रम को धर्मशाला में होते थे, कहीं टेंट टेम्पू चलते थे। हमारे चेहरे सामने में 5 स्टार होटल में दिखा करके हमने महसूस करवा दिया कि जाट के बेटे भी अब पढ़े लिखे साधन संपन्न हो चुके हैं। और ऐसे भाई समाज और बिरादरी में मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आकर के जिन भी भाइयों का नाम पुकारे, वो भाई आकर के, साथियों सिर्फ 15 मिनट में और दे देना, और सबके साथ में मैं खुद खाना खाऊंगा। खाने के समय सबसे हम आपस में चर्चा करेंगे,
और कोई भी नहीं जाएगा। साथियों, इतना समय आपने दे दिया, 15 से 20 मिनट का समय और दे दो।